नमस्ते एवरीवन। आज हम देखेंगे DS 160 फॉर्म यूएस विजिटर वीज़ा के लिए कैसे फिल करना है। तो ये पूरा वीडियो DS 160 फॉर्म में कौन कौन से डिटेल चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये उसके बेस पे है। मैं यहाँ पे सारे फॉर्म्स की डिटेल्स दिखाऊंगा, पूरा फॉर्म्स कैसे फिलअप करना है वो दिखाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और आपने अभी तक जो सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही विजिटर वीज़ा और कई सारे वीज़ाज के वीडियोस रखने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ DS 160 फॉर्म फिलअप की बात की गई है। आपको अगर वीज़ा डेट कैसे बुक करना है, कब स्लॉट मिलेगा, टाइमिंग कब अच्छा है, कब देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए अलग वीडियो है, तो आप वो देखिए। और इंटरव्यू में क्या कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बिहेवियर कैसे मिल सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए एक अलग वीडियो है। तो आप वो वीडियो देखिए। ये वीडियो DS 160 फॉर्म फिलअप के लिए है। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड तक, कोई पार्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैं बीच में बताता रहता हूँ। तो अब ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो एजेंट भी देख सकते हैं और पर्सनल अगर आप इंडिविजुअल रख रहे हो तो दोनों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि एजेंट को कहाँ पे ध्यान रखना है और इंडिविजुअल को कहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारे स्पॉन्सर है प्रमा पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल स्पॉन्सर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। प्रमा पार्टनर इन प्रोग्रेस इंडिया का फर्स्ट एवर आर्टिशियन का लोकल मार्केट प्लेस है, जो ऑनलाइन हैंडमेड और आइटम्स बेचते हैं, हैंडमेड ज्वेलरीज, गिफ्ट्स, टेराकोटा आर्ट्स, माइक्रोमे आर्ट्स, क्रोसेट आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है जो डायरेक्ट लोकल आर्टिस्ट से सीधा आपके घर तक पहुंचती है। लोकल आर्टिस्ट को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं एंड उनकी आइटम और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सो प्लीज़ गाइस, बाय ऑनलाइन फ्रॉम देम। बारकोड इमेज में है, आप बारकोड स्कैन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप मॉन्ग 15 मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू। नाउ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's we start with DS 160 फॉर्म। यूएस विजिटर वीजा के लिए DS 160 फॉर्म इम्पोर्टेंट है। कैसे करना है मैं स्टेप बाय सारे स्टेप दिखाऊंगा। गो टू गूगल, सिंपली राइट DS 160। फर्स्ट ये देख लें .gov कॉन्सुलर लेटर एप्लीकेशन .gov वाला जो भी फर्स्ट लिंक आता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये हमेशा देखना है कि ये सही है कि नहीं है। state.gov वाला हमेशा सही होता है। सिलेक्ट वन, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करके नियरेस्ट सिटी आपका जो भी हो उसका सेंटर सिलेक्ट करना है। तो इंडिया इंडिया में चेन्नई आएगा ऑप्शन, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। अभी मैं फिलहाल मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंडिया सिलेक्ट कर, इंडिया को भी नियरेस्ट सिलेक्ट करने के बाद राइट डाउन दिस कोड जो भी नीचे विजिबल हो। 8 और क्लिक ऑन स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो ऐसा एक फर्स्ट पेज आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब अगर ये आप क्लिक करो, ये अग्री क्लिक करने के बाद ये वाला कोड, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईडी आपको फिर से लॉगिन करने के लिए चाहिएगा। तो उसको प्रिंट एप्लीकेशन आईडी करके कहीं पे सेव कर दो। अपने फ़ोन से फ़ोटो भी ले सकते हो तो फ़ोन से फ़ोटो भी ले लो, और इसे एक बार अच्छे से सेव करके कहीं पे भी आपको रखना है। ठीक है, सेव करके कोई भी जगह पे आप रख दो, तो वो बाद में आपको ज़रूर पड़ेगी उसकी, जब भी आपको लॉगिन करना है तब। ठीक है, तो कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो ऐसे। ओके, ये एप्लीकेशन आईडी मैंने बोला इस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर कभी भी जब को आपको लॉगिन करना है, इस ये और एक
दो चीज़ें आपको पूछेंगे, क्या करना है वो मैं आपको लेटर में बता दूँ, तो वो लॉगिन के लिए चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हो एंड कंटिन्यू। यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन आईडी आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगेन मैंने बार बार ये बोलता हूँ कि एप्लीकेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये वाला एप्लीकेशन आईडी आपके पास सेव हो कहीं पे भी। स्टार्टिंग, अब जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता रहा हूँ, जब जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, बहुत बेसिक चीज़ है, पर ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट के हिसाब से ही नाम लिखना है। अगर पासपोर्ट में कुछ गलती हो रही है, नाम में कुछ चेंजेस है, तो जो पासपोर्ट में वही लिखना है, कोई और चेंजेस करना नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से ये लिख दिया है। फुल नेम नेटिव अल्फाबेट्स, ये अगर पासपोर्ट में नहीं होगा, ज़्यादातर इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको डज नॉट अप्लाई आ जाएगा। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम, ये सेक्शन में दो चीज़ के लिए, अगर स्पेशली फीमेल्स के लिए कि अगर उनका मैरिज हो गया, मैरिज के बाद कई बार वो अपना सरनेम चेंज करते हैं, या फिर पति का नाम पासपोर्ट में आ जाता है वो पीछे, तो अगर नाम चेंज हुआ है तो यहाँ पे यस करना है, और जो भी नेम चेंज आया है वो नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर मोर देन वन टाइम अगर कोई भी चेंजेस है तो आप ऐड अनदर करके भी कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में, कई बार फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में स्पेशली, अगर आपका नाम अलग है, कुमार है, बाय है, या स्पेलिंग कई बार अलग होता है, तो ये नॉमिनल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि अगर है तो ये सारी जो भी नाम आपका डिफरेंट वेरिएंट है यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये हो गया अदर नेम। देन डू यू हैव एनी टेलीकोड रिप्रेजेंट योर नो नो, सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस करंट हो। अभी फिलहाल मैं मैरिड करके जा रहा हूँ, तो आपको लेटर बताया कैसे करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, अगेन टाइम, और ये सारी चीजें एज पर पासपोर्ट ही लिखना है। सिटी ये भी पासपोर्ट में दिया गया होगा, तो उस हिसाब से लिखिएगा। पासपोर्ट के फर्स्ट पेज में ही ये होगा, इंडियन पासपोर्ट के फर्स्ट पेज में हमेशा ये डिटेल्स होती है। स्टेट प्रोविंस, ज्यादातर इंडियन पासपोर्ट में ये स्टेट और प्रोविंस मेंशन नहीं किया होगा, तो डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पासपोर्ट में आपके सिटी के बाद आपका स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है बर्थ प्लेस के सेक्शन में, तो आपको ये स्टेट प्रोविंस लिखना है, वरना इसको डज नॉट अप्लाई करके आप आगे जा। Most of the Indian passport does not have the state or province, so आप सिटी लिखो और अगेन अगर इंडिया। ठीक है, सो ये बेसिक चीजें हैं। आप सेव कर सकते हो या नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक लास्ट पेज आपका सेव हो जाएगा। राइट, नाउ सेकेंड पेज, ये पर्सनल वन और पर्सनल टू, ये सबसे पहले ये दो पेज फिलअप करना है। फिर क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये पेज जैसे भी आप डीएस से स्टार्ट करते हो, ये दो पेज पहले फिलअप कर दो एक बार। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, अगर नेशनलिटी अलग हो, ओरिजिन नेशनलिटी अलग हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी शेयर कर सकते हो। मोस्टली कई अफ्रीकन कंट्री में बॉर्न हुए हो और उसके बाद इंडिया में माइग्रेट हुए, कुछ भी हो सिनेरियो, ये चेंज कर दो। ये आपके पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, अगेन अगर मैंने बोला इस हिसाब से, अगर कोई पहले आपका पेरेंट्स कोई और कंट्री में सिटीजनशिप और यहाँ पे मूव हुए तो ये है, otherwise just no and simple। are you permanent residents of country or region other than the country of their nationality, ये ध्यान से फिलअप करना है। कई कई लोग कनाडा में पीआर होते हैं, या अदर कोई कंट्री यूरोपियन कंट्री में पीआर होते हैं, सिटीजन नहीं हुए बट परमानेंट रेसिडेंस कार्ड आ गया, जैसे यूके में आईएलआर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट यस करना है, अदरवाइज नो। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाउ यहाँ पे कई लोग आधार कार्ड का नंबर लिखते हैं, लिख सकते हो इफ आपको लिखना है तो, बट जनरली मैं डज नॉट अप्लाई करके जाने देता हूँ। हाँ, अगर आपके पास पीआर कार्ड है तो पीआर कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है।
मैंने बोला इस हिसाब से अगर आप कैनेडियन पीआर हो या यूके में आईएलआर है या कुछ भी है तो यहाँ पे वो नंबर लिखना है। अदरवाइज आधार, अगर इंडियन सिटीजन हो, कोई कहीं भी पीआर नहीं हो तो आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हो अगर लिखना है तो। अदरवाइज गोबर डज नॉट अप्लाई। तीन चीज में डज नॉट अप्लाई। यहाँ आके आप सेव कर दो एक बार और यहाँ से एग्जिट एप्लीकेशन करके फिर से एक बार लॉगिन कर देना है टू चेक कि भाई सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है तो मैं वो लास्ट में फिर से बताऊंगा कि लॉगिन आपको अगर एक बार प्रोफाइल पूरा करने के बाद लॉगिन कैसे कर रहे हो वो लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन कर रहा हूँ। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो। ठीक है, मैंने बोला इस हिसाब से एक बार एग्जिट करके आप चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म प्रॉपर है, लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आप इंडिया में आपको पता ही होगा कि डेट्स इजीली नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ज्यादातर मेरे जो क्लाइंट होते थे उसको मैं क्या करता था, ये 2 पेज फिलअप करके सीधा अपॉइंटमेंट के लिए वीजा फी पे करवा देता था। थोड़ा रिस्की है कि अगर आपने ये फॉर्म सबमिट नहीं किया तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। एक बार एक फॉर्म स्टार्ट करोगे तो 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करके सेंड कर देना है। ठीक है, सो बट आपको पता ही है कि जब भी इंडिया में डेट नहीं मिल रही तो मैं जनरली क्या करता था कि ये पहले 2 पेज फिलअप हो जाने के बाद सेव कर दो, एग्जिट करके सीधा चले जाओ अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप उसमें देख लेना कि अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करके वीजा फी पे करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वो साइमल्टेनियसली कर सकते हो DS-160 का फॉर्म फिलअप करते करते। ये ऑप्शन इंडिया से अप्लाई कर रहे हो इसीलिए मिल रहा है, कई कंट्री में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। पूरा पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है उसके बाद ही आप कर सकते हो। जैसे कि जनरली जो मेरे क्लाइंट यूके बेस्ड होते हैं इंडियन, वो उन लोगों को यूके से अगर अप्लाई करना है यूएस के लिए तो उसमें पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद आप वीजा फी पे कर सकते हो। बट इंडियंस और मैनी एशियन कंट्रीज के लिए ये जरूरी नहीं है। तो आप 2 पेज सेव कर दो, रिकमेंड करता हूँ। ये फाइल नंबर ये खास ध्यान रखना है, ये सेव कर लो। ठीक है, सीधा चले जाओ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है उसका एक अलग वीडियो में अपलोड करूंगा, वो देख लेना। तो वो सारी प्रोसेस फॉलो करो, वीजा फी पे करो और साइमल्टेनियसली अपॉइंटमेंट देखते रहो। वो कब देखना है, कौन से टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन होगी, ज्यादातर चांसेस है, ये सारी चीजें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उस पर देख लेना। बट ये ध्यान रखना है। तो इतना करने के बाद फिर वापस लॉगिन आप करो और यहाँ पे आ जाओ। देन नेक्स्ट, लॉगिन कैसे फिर से करना एक बार बाहर जाने के बाद मैं लास्ट में दिखाऊंगा तो वो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक बार सेव करके एग्जिट करने के बाद लॉगिन कैसे करते हैं। ओके, तो पहले एक बार फॉर्म फिलअप कर देते तो आपको आइडिया है कैसे करना है। नाइट पर्पस ऑफ योर विजिट, पर्पस ऑफ योर विजिट में बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं अभी टूरिस्ट वीजा के लिए दिखा रहा हूँ तो सिलेक्ट प्लीजर टूरिस्ट। यहाँ पे ना काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सिलेक्ट करें, क्योंकि एक ऑप्शन है सिर्फ बिजनेस का, एक ऑप्शन है सिर्फ टूरिस्ट का, दूसरा ऑप्शन है B1/B2। अभी यूएसए में भले ही ये 3 ऑप्शन दिए हैं, ज्यादातर केसेस में हमेशा जब वीजा लगता है ना तो B1/B2 ही लगता है। इवन तो आपने ये सिलेक्ट किया होगा या ये सिलेक्ट किया होगा तो B1/B2 ही लगता है। और दूसरी एक चीज है कि आपको पता नहीं यूएस में 10 साल का वीजा लग रहा है, अभी आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो पर भविष्य में शायद आपको ऐसा लगे कि भाई कोई बिजनेस पर्पज से जाना हो तो इससे बेटर है हमेशा यही ऑप्शन सिलेक्ट करो B1/B2। यस, यू कैन सिलेक्ट टूरिस्ट ऑप्शन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो वाला ऑप्शन, या फिर बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअली, डिपेंड ऑन योर पर्पस। बट B1/B2 करोगे तो भी कोई आपके वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मोर देन वन पर्पस हो या मोर देन वन आपको हो तो ये ऐड ऑन कर सकते हो, बट B1/B2 करके आप यू कैन गो फॉर इट। नाउ ये सेक्शन ध्यान रखना है, यहाँ से टाइप ऑफ टूरिस्ट डिसाइड होगा। तो हैव यू मेड अ स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान। जो लोग हॉलीडे के पैकेज के हिसाब से जाने वाले हैं या फिर जो एजेंट हॉलीडे पैकेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये सिलेक्ट करना है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, जिसमें आपके पास इटिनरी है,
कौन से दिन कौन सा होटल बुकिंग है, ये सारी चीजें, तो ये लिखना है, हैव यू मेड अ स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान। अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हो या कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है, इवन कई बार आप किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हो या कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो, तो भी आप इसमें स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स तो है, आपको पता है कि आपको ये दिन के शादी अटेंड करना है, बट बुकिंग्स या ऐसा कुछ करवाया नहीं है, तो आप हमेशा नो लिख के जाने दो, राइट। यस सिर्फ तभी लिखना जब आपको कंफर्म है कि आपके पास टिकट बुकिंग्स है, आपके पास होटल बुकिंग्स है, पूरा प्लान फिक्स है, तब जाके ही ये स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स वाला लिखना है, अदरवाइज सिर्फ नो कर दो। ठीक है, तो ये नो करोगे तो ऐसा आ जाएगा, उसमें कोई भी इंटेंडेड डेट लिख दो। फॉर एग्जांपल आप कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हो और 3 तारीख को फैमिली फंक्शन है, 3 अप्रैल को, तो आप 2 दिन पहले जाओगे या 3 दिन पहले जाओगे, तो उस हिसाब से डेट लिख दो। अगर शादी का एक ही रीजन है, सिलेक्ट 10 डेज और 7 डेज, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा ट्रैवल, पहला ट्रैवल शॉर्ट ही दिखाओ, 7 से 10 दिन या 15 दिन, और उस हिसाब से पूरा लिखो। क्योंकि ज्यादा देर दिखाओगे तो आपको, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और यहाँ पे 1 महीने का या 2 महीने का ट्रैवल दिखाओगे तो आपको दिक्कत होगा। वीजा यूएस में जनरली 10 साल का ही लगता है। 10 साल में का वीजा लगना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूस 10 ईयर्स रह सकते हो। मैक्सिमम स्टे आपका 6 महीने का होता है। 6 महीने से पहले आपको यूएस से बाहर एग्जिट करना पड़ता है, और बाद में आप मल्टीपल एंट्री होती है तो आप बाद में एंटर हो सकते हो। ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 10 दिन लिखा और मैंने थोड़ा ज्यादा रहना है तो मैं रह सकता हूँ। यस, मैंने बोला इस हिसाब से 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते आप, बट भले ही आपने 10 दिन लिखा हो, ये उससे ज्यादा रह सकते हो, बट मेक श्योर, क्योंकि जब आप सेकंड बार ट्रैवल कर रहे हो तो वो टाइम ना कई बार पूछते हैं वीजा ऑफिसर कि भाई आपके जो एंट्री ऑफिसर होता है वो पूछता है कि लास्ट टाइम आप 10 दिन लिख कह के पूरा 2 महीना रहे थे, तो उसका रीजन क्या है। तो उस टाइम आपको रीजन पता होना चाहिए, आप प्रिपेयर होने चाहिए कि बोलने के लिए। सेकेंड टाइम एंट्री होती है तब कई बार क्वेश्चन करते हैं कि जो यहाँ से दिखा है उससे ज्यादा रहे हो तो। ठीक है, बाकी ऐसा जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस तो आपका फ्रेंड का, फैमिली का, या टेंटेटिव कोई होटल का भी लिख सकते हो, कोई भी, एंड जिप कोड। ठीक है, ये हो गया। अगर आप लिख रहे हो कि हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रेवल प्लान्स, अगर कोई प्लान होटल बुकिंग्स नहीं किया है, नो किया है अपने ऑप्शन, तो ये सारी चीजें फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आपने यस किया है कि हाँ भाई आपका आपके पास होटल बुकिंग है, सब कुछ है, तो ये फिर ये सारी डिटेल्स लिखना है। सो आपके पास इटिनरी हो गई होगी, कौन से दिन आप आने वाले हो यूएस में, तो उसका डेट लिख दो यहाँ पे, डेट ऑफ अराइवल, अराइवल फ्लाइट। एडवांस बुकिंग है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अराइवल सिटी, अगेन अगर आप कंफर्म हो कि कौन से सिटी पे, कौन से एयरपोर्ट पे आने वाले हो, तो ये लिख सकते हो, या फिर टेंटेटिव लिख सकते हो जिस सिटी में आपका होटल बुकिंग हो गया हो तो। डिपार्चर सेम, जो डेट आपका हॉलीडे पैकेज खत्म होता है उस हिसाब से, अगर उसकी फ्लाइट की डिटेल है और उसकी सिटी का है तो उस। एंड प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन लो। अब ये सेक्शन ना बहुत ध्यान रखना है। अगर मेरा टूर पैकेज है और उसमें 3 सिटी कवर्स है, फॉर एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को है, तो सारी जितनी है ना मैं सारा लिख दूंगा उसमें। न्यूयॉर्क आ गया, ठीक है, तो जितना भी है मैं सारा यहाँ पे लिख दूंगा। अब वो आपके इटिनरी के हिसाब से आपको पता ही होगा। और यहाँ पे एड्रेस, जो पहला होटल है उसका एड्रेस लिख दो आप। ठीक है, आपको एड्रेस का ऑप्शन एक ही देंगे, तो जो पहला होटल है उसका ऑप्शन लिख दो, कोई बात नहीं है। बाकी होटल का नहीं लिखना है, बट हाँ लोकेशन में लिखना ये जरूरी है। तो एक इम्पैक्ट आएगा कि वीजा वीजा ऑफिसर भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ आंसर प्रॉपरली दे सकते हो कि मैं इतनी इतनी सिटीज में घूमने वाला हूँ और इतना इतना लोकेशन है, सबसे पहले जहाँ पे आने वाला हूँ उसका डिटेल्स, उसका एड्रेस ये है, पर उसके अलावा आपके पास इटिनरी होगी, सारी होटल्स का डिटेल्स होगा, तो आप उस टाइम बता सकते हो। ठीक है, ये कब है, जब आपके पास फिक्स हॉलीडे पैकेज हो तो। अगर नहीं है तो प्लीज गो विथ नो, मैंने बताया उस हिसाब से। कोई रैंडम डेट लिख दो, जो भी आपको ट्रैवल करना है उसके
2-3 दिन पहले की डेट लिख दो यहाँ पे। स्टे मैंने बताई इस हिसाब से 7 से 10 दिन का लिख दो। ये आइडियल ट्रैवल डेट्स टाइमिंग है कि वे वीजा से को आप जेन्युइन लगोगे। और सिटी, जो भी सिटी लिखना है लिख सकते हो, कोई भी। सिर्फ कोड, ठीक है, यहाँ तक का ये अगर कर दिया। उसके बाद ये सेक्शन है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर ड्रिंक। अगर सिंपल चीज है, अगर सेल्फ लिख लो, अगर आपके पास सेविंग्स इनफ है, 6 से 7 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप अपना सेविंग्स दिखा रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड है या कुछ भी है, आपके पास इतना इनफ अमाउंट है, तो सेल्फ लिख दो। अदर पर्सन आएगा किसके लिए, अगर हाउस वाइफ है या फिर पेरेंट्स, रिटायर पेरेंट्स, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल नहीं है तो आप अदर पर्सन लिख दो। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप किसी इवेंट अटेंड करने के लिए चाह रहे हो, कोई कोई कॉन्क्लेव है, ऐसा कुछ अटेंड करने जा रहे हो और आपके एम्प्लॉयर आपको कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर द यूएस, सिंपल चीज, अगर वहां से कोई आपको बुला रहा है तो। एंड अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एनजीओ है या फिर कोई स्कूल या कॉलेज में से आपको ले जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि सेल्फ लिखो तो अच्छा है, कि आप कैपेबल हो। अगर फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ है बट उनका सोर्स फॉर कुछ इनकम नहीं है, वो काम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ पे आप सेल्फ लिख सकते हो अगर आपके पास फंड है तो। ना, कोई लोग बोलेंगे कि भाई मेरे हस्बैंड के अकाउंट में फंड है, मेरे अकाउंट में नहीं है, तो फिर भी मैं सेल्फ कैसे लिखूं? तो एक बार एक काम कर लेना, जो भी हस्बैंड का फंड है, आप एक बार अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकालना, स्टेटमेंट नहीं, सर्टिफिकेट, और वो लेके जाओ, ये कर सकते हो। मैं एट द एंड ऑफ द टिप्स, और जो थोड़ा टिप्स है ना, मैं दूंगा कि कैसे आप फंड्स फंड्स को मैनेज कर सकते हो, या कैसे फंड, कई फंड, कौन कौन सा फंड दिखा सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको हेल्पफुल रहेगा। बट या सेल्फ लिख दो, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई हार्म नहीं है, आप अपना हस्बैंड या जो भी पे कर रहा है उसका लिख सकते हो, आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं जिसका भी, उसका अदर पर्सन सिलेक्ट करके, ऐसे अदर पर्सन सिलेक्ट करके पूरा डिटेल यहाँ पे पूछेंगे कि कौन पे कर रहा है, उसका नाम या ईमेल एड्रेस सब कुछ पे करके आप कर सकते हो, राइट। इज द एड्रेस ऑफ द पार्टी सेम, अगर वो आपके फैमिली मेंबर है तो यस, अगर कोई कंपनी वाले है तो उसे नो करके कंपनी का डिटेल्स, क्लियर। और सेल्फ है तो सिंपल गो फॉर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट। ओके, अपना पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, आपके साथ कोई, अगर आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, पूरा कपल में खड़े रहने वाले हो या फिर आपके बच्चों के साथ खड़े रहने वाले हो, तो यस लिखो यहाँ पे। अगर आप एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड जा रहे हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हर कोई इंडिविजुअल खड़ा रहे, ठीक है। यहाँ पे नो दिखा के, भले ही आप वहाँ एक साथ ट्रैवल करने वाले हो, बट ग्रुप ऑफ अच्छा है इंडिविजुअल ट्रैवल करे, ये दिखाई, ये वीजा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड्स की प्रोफाइल कैसी है, अब सारे खड़े रहेंगे, किसी का वीजा लगा नहीं लगा या कोई दिक्कत आई तो सबको दिक्कत आ सकती है। स्पेशली जब फैमिली फंक्शन है और बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हो, तो भी फैमिली वाइज खड़े रहो, अपनी फैमिली का खुद करो। उस आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, अगर यस, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो ही यस करो, वरना नो। आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रैवल एजेंट्स के लिए जो पैकेज बनाते हैं, तो उसमें यस करके आप जा सकते हो, इंडिविजुअल लोगों के लिए सिर्फ न्यू, ठीक है। कौन पर्सन ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, तो आपका हस्बैंड, वाइफ या चाइल्ड जो भी है, उसका नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक। ये वही पर्सन होगा जिसका, जो जो आपके साथ खड़ा रहेगा इंटरव्यू के लिए। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता है कि एक बंदे के पास वीजा होता है और एक के पास नहीं होता, ठीक है। तो जो जिसके पास वीजा है उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस आपको ये बताना पड़ेगा वहां पे विंडो पे कि भाई जो ट्रैवल कर रहा है उसके पास ऑलरेडी वीजा है,
ओके, तो ये यस। दूसरी चीज, कई पेरेंट्स अपने किड्स के साथ जाना चाहते हैं, बट जब इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ कपल ही खड़े रहते हैं, किड्स के साथ नहीं खड़े रहते, तो वो एक चीज है कि आपसे वीजा फीस आपका उस समय के लिए बच जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आपको वीजा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, राइट? क्योंकि अंडर 14 अगर चाइल्ड होगा तो उसको लिए इंटरव्यू कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पूरा फैमिली जाने वाले हो, तो अ, अभी और श्योर नहीं कि आपका वीजा लगेगा कि नहीं, तो पहले आप कपल एज ए कपल खड़े रहो, आपको वीजा लग जाता है, उसके बाद आप अपने चाइल्ड का वीजा रख सकते हो ड्रॉप बॉक्स में, अगर उसका एज 14 ईयर से कम है तो, ठीक है? या फिर आप अपने साथ भी उनको ले जा सकते हो, कोई वो भी कोई इश्यू नहीं है कि भाई तीनों साथ में खड़े रहो, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत वो भी नहीं आती। अगर वीजा मिलना है तो आप खड़े रहोगे साथ में, तो भी आपने ठीक से आंसर दिया होगा तो सारी फैमिली एक साथ होगी तो वो भी आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, राइट? सो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट हाँ अगर आप सेफर साइड खेलना चाहते हो कि भाई चलो मैं श्योर नहीं हूँ मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहले आप दोनों खड़े रह जाइए, वीजा मिल गया है तो उसके बाद, या फिर एक पेरेंट्स का वीजा है तो उसके बाद आप अपने चाइल्ड का वीजा रख लीजिए। प्रीवियस यूएस ट्रैवल्स। नेक्स्ट अभी जो आएगा वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। तो हैव यू एवर बीन इन यूएस? अगर आपको पहले वीजा मिला है तो यस, अगर नहीं मिला है तो नो। याद रखिएगा, लास्ट 10 इयर्स में आपके पास अगर वीजा इश्यू हुआ है तो आप एलिजिबल हो ड्रॉप बॉक्स के लिए, उसमें इंटरव्यू में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फॉर्म फिलअप करना है, बट जब वीजा फी पे करोगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैंने बताया, इस हिसाब से अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो जब वीजा फी करते हो और अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है अलग पोर्टल है उसमें लॉगिन करते हो, तब आपको दिखाना है कि हाँ मुझे वीजा पहले मिला हुआ है, तो आप सीधा ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा लोग कौन एलिजिबल हो सकता है, तो एक मैंने बोला उस तरफ से 14 ईयर से जो नीचे का चाइल्ड है वो भी ड्रॉप बॉक्स के लिए है, एंड 79 से अबो वाला भी है, वो भी हो जाएगा ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल, ठीक है? तो ये सारी चीजें देख लेना एक बार कि ड्रॉप बॉक्स लिए कौन कौन एलिजिबल है, यूएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा लिखा हुआ है, राइट? सो अगर पहले बार गए तो यस, अगर नहीं गए देन नो। सेम अगर इश्यू वीजा हुआ है तो यस, अगर नहीं हुआ है तो नो। यूएसए में कभी भी आपको वीजा रिफ्यूज हुआ हो या फिर आपने ट्रैवल किया और आपको वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से, अगर ऐसा कुछ भी सीन हुआ है तो यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो यस लिखो और उसका रीजन पूरा लिख देना है, कब हुए थे, कैसे हुए थे, राइट? व्हेन, हाउ, वीजा कैटेगरी कौन सी थी, और एक ब्रीफ रीजन दे देना है कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि सारे, क्योंकि ज्यादातर अगर वीजा में रिफ्यूजल हो ना तो वीजा ऑफिसर रीजन नहीं देता है कि आपको रिफ्यूज क्यों किया गया है, ठीक है? तो एक ब्रीफ आप लिख सकते हो कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे डॉक्यूमेंट कम से एक्स वाई जेड कुछ भी बना के एक छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं हुआ है रिफ्यूजल देन सिंपल गो फॉर नो। ये है हैज एनीवन एवर फाइल्ड इमिग्रेंट पिटीशन फॉर बिहाफ ऑफ यू यूनाइटेड। ये बहुत कॉमन चीज है जो जनरली जो लोग की पिटीशन फाइल जो यहाँ पे उनके बच्चे सिटीजन हैं या उनके पेरेंट्स सिटीजन है और अपने बच्चों के लिए रखा है, तो ये पिटीशन फाइल का डिटेल्स हमेशा देना है। अभी पिटीशन फाइल में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। सिंपल एक चीज याद रखनी है, पिटीशन एक बंदे का होगा, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है तो उसने अपना चाइल्ड का पिटीशन किया है, अभी चाइल्ड ने शादी की, उसका स्पाउस का भी एज अ डिपेंडेंट पिटीशन आ जाता है। तो अगर आप स्पाउस हो और आपके हस्बैंड का रखा हुआ है, ठीक है, आपके अदर पार्टनर का रखा हुआ है पिटीशन फाइल, तो यहाँ पे फिर भी एक बार यस करके लिख देना कि भाई यस, आई एम द डिपेंडेंट ऑफ दिस पर्सन इन द पिटीशन फाइल, और वहां का सीवीसी नंबर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लिख देना है वो पर्सन, ठीक है? तो ये डिटेल्स यहाँ पे देनी है, सीवीसी नंबर आपको मिल जाएगा उनके लेटर में।
तो वो नंबर लिख दो। अगर नहीं पता, नंबर नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो एक बार बता ही दो कि हाँ भाई पिटीशन फाइल है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या कुछ भी कोई डिटेल्स जितना भी हो आपके यहाँ पे लिख दो। राइट, ओके। फिर अगर नहीं है तो सिंपल नो करके आप आगे जा सकते हो। एड्रेस एंड फोन नंबर, होम एड्रेस, ये हमेशा क्या है कि आपका पासपोर्ट के हिसाब से, जो पासपोर्ट में आपका लास्ट पेज पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है, जो भी एड्रेस आपका है। ये लिखने के बाद अगर आपका पासपोर्ट का एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है, अगर कहीं और जगह पे आप जॉब कर रहे हो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे यस कर नो करके वो एड्रेस लिखना है। अगर दोनों सेम ही है तो यस कर दो और नेक्स्ट। प्राइमरी फोन नंबर कोई भी एक आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। सेकेंडरी अगर आपके पास है तो ठीक है। वर्क का फोन नंबर, ये अगर आप एम्प्लॉयड हो तो ये नंबर दोगे तो बहुत बढ़िया एक इम्पैक्ट रहता है कि भाई ये जेन्युइन है। तो वर्क फोन नंबर भी आप दे सकते हो, आपका ऑफिस का एक्सटेंशन वाला नंबर या ऐसा कुछ भी हो, रिसेप्शन का नंबर भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। हैव यू यूज एनी अदर फोन नंबर इन लास्ट 5 years? ठीक है, इसके अलावा कोई अगर नंबर आपके पास यूज किया हुआ हो तो यहाँ पे यस लिखो, अगर नहीं किया है तो नो। ईमेल एड्रेस, जितने भी ईमेल एड्रेस है ये वो लिखने होते हैं। सॉरी, ये इसमें एक जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वो लिखना होता है। उसके बाद लास्ट 5 ईयर में जितने भी ईमेल एड्रेस है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आप दिखा सकते हो अगर आपके सोशल मीडिया पे और यहाँ पे अलग अलग ईमेल एड्रेस है। अगर नहीं है सिंपली नो करके चले जाओ। नाउ ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं अपना डिटेल्स क्यों दूँ सोशल मीडिया का, यूएस चेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हाँ, यूएस चेक कर सकता है, आपका स्क्रीनिंग भी कर सकता है एंड लेटर, बट बहुत रेयर केस में ये शायद वो लोग चेक करेंगे। बट ऑनेस्टली मैं बता दूँ कि मैं सारे अपने क्लाइंट का लिख ही देता हूँ अगर है तो। फेसबुक और इंस्टा तो हमेशा मैं, अगर यूज कर रहे हो वो लोग, तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। कई लोग लिंक्डइन या ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एम्प्लॉई हो और लिंक्डइन यूज कर रहे हो, लिंक्डइन लिख दो, एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। बाकी तो फेसबुक इंस्टाग्राम अगर है यूज कर रहे हो तो लिख सकते हो। कोई बोल रहे कि अगर व्हाट हैपन है अगर हमने नहीं दिखा है तो, देखो ऑनेस्टली कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, बट एक मिस इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। तो फ्यूचर में शायद आपने कोई ग्रीन कार्ड के लिए या कोई पिटीशन फाइल रखा है और उसके लिखा है और उस उन लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया, तो ये सारी स्मॉल चीजें दिक्कत कर रही है, तो आप ये रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ज्यादातर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता इससे। Do you wish to provide any above reason or any other website application you have used within the last 5 years? तो इसमें आप अगर अपना कोई ऑफिशियल वेब पेज है, ऐसा कुछ है, या कोई वेबसाइट आपने बनाई हुई है, कोई बिजनेस रन कर रहे हो और उसका वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, या फिर सिंपली गो फॉर नो एंड नेक्स्ट कर। देखो ये सारी सोशल मीडिया वाली इंफॉर्मेशन है ना, आप पे है, अगर आप देना चाहते हो इट्स अप टू यू, अगर नहीं देना चाहते तो मेक श्योर कि भाई फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप पीडीशन फाइल ऐसा कुछ रखने चाह रहे हो तो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट रेगुलर, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो लिख दो यहाँ पे। पासपोर्ट बुक नंबर, इंडियन पासपोर्ट के लिए कुछ नहीं आएगा इसमें, इंडिया। वेयर वॉज द ट्रैवल इश्यूड, ये हमेशा आपके पासपोर्ट में लिखा होगा, तो वो सिटी के नाम के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। ज्यादातर इंडियन पासपोर्ट में स्टेट और प्रोविंस नहीं लिखा होता, तो इट्स ओके, इसको ब्लैंक कर रखो। इश्यू डेट अगेन पास फर्स्ट पेज पे एट बॉटम पे लिखा होगा आपका पासपोर्ट कौन सी डेट को इश्यू हुआ है, तो वो डेट यहाँ पे लिख दो। पासपोर्ट की वैलिडिटी का क्वेश्चन हमेशा आता है लोगों के, भाई अगर हम अप्लाई करने जा रहे हो तो कितने दिन तक का वैलिड होना चाहिए। तो एक सिंपल है, 6 मंथ के लिए वैलिड,
एटलीस्ट 6 मंथ का वैलिडिटी पासपोर्ट का होगा तो बढ़िया है। यूएस में एक चीज है, आपको वीजा 10 साल का ही लगेगा, इरिस्पेक्टिव आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होता है, ठीक है। बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि अगर आपका वीजा आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है विद इन अ ईयर, तो रिन्यू करवा लीजिए पासपोर्ट। क्योंकि ये क्या होगा कि वो पुराना पासपोर्ट ना हमेशा वो कैरी करना पड़ेगा आपको हर जगह पे। तो इट वुड बी बेटर कि आप नया इश्यू करा दें, अगर एक्सपायर सून एक्सपायर हो रहा है विद इन ईयर तो रिन्यू करवा लें, उसके बाद आप यूएस वीजा के लिए अप्लाई करें। बाकी अगर पासपोर्ट एक्सपायर भी हो गया पर यूएस का वीजा अंदर है तो वो वैलिड ही रहेगा, सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको वो पासपोर्ट हमेशा कैरी करना पड़ेगा अपने साथ। लॉस्ट पासपोर्ट और स्टोलन पासपोर्ट अगर कुछ हुआ है ऐसी चीज है तो यहाँ पे यस लिख दो, अदरवाइज नो एंड नेक्स्ट। ओके नाउ ये सेक्शन अगेन आगे मैंने बोला था दो डिपेंड ऑन कौन सी पर्पज से आप जा रहे हो। अगर आपके पास फिक्स पैकेज है, हॉलीडे पैकेज, तो जो भी कंसर्न बस्टन टूरिस्ट गाइड या ऐसा कोई है या फिर होटल का कोई पर्सन है जो फर्स्ट होटल पे आप रुकने वाला हो उसका डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप फैमिली या फ्रेंड को मिलने जा रहे हो तो अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर का नाम जिसके घर पे जाने वाले हो यहाँ पे लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन नेम, होटल का नाम यहाँ पे लिखना है अगर अगर होटल में है तो। अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली का है तो यहाँ पे डू नॉट नो करके आगे जाने दो। रिलेशनशिप टू यू, ठीक है। अगर रिलेटिव है तो अगर फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव है तो वो, फ्रेंड है तो फ्रेंड, बिजनेस एसोसिएट, एम्प्लॉय, स्कूल ऑफिशियल, अगर कोई बच्चे जा रहे हैं यहाँ से कोई हॉलीडे पे, यहाँ के स्कूल वाले कोई कोई प्रोग्राम के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी या वहाँ की कॉलेज में भेज रहे हैं तो सोशल ऑफिस, स्कूल ऑफिशियल। और अगर होटल वाला है कोई भी बुकिंग या ऐसा कुछ तो अदर करके यहाँ देना है, अदर, एंड उसको यहाँ पे एड्रेस पूछेंगे कौन सा है, ठीक है। तो अगर होटल वाला है तो अदर कर दो, अगर फैमिली है, रिलेटिव है तो रिलेटिव, फ्रेंड है तो जो भी है ये लिख दो। उसके बाद यहाँ पूरा एड्रेस, अगर होटल है तो होटल का एड्रेस, फ्रेंड है तो फ्रेंड के घर का एड्रेस, फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर के घर का एड्रेस। ये एड्रेस यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जाओगे सारी चीजें यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस आपके पास है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो आप सिंपली डज नॉट अप्लाई करके जाना। मतलब वो तो अच्छा है, बढ़िया है कि आप ले लो उनसे और ये लो। मेक श्योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर जिसका भी डिटेल यहाँ पे आपने लिखा है उसका पासपोर्ट का जेरोक्स चाहिएगा उस टाइम पे। एक इनविटेशन लेटर चाहिएगा, और आप किसी शादी या कोई इवेंट के लिए जा रहे हो तो वो इनविटेशन कार्ड का ओरिजिनल इंग्लिश में नहीं है तो उसका जेरोक्स करवा के इंग्लिश में एक बार कन्वर्ट करके सर्टिफाइड लॉयर्स के थ्रू साइन स्टैम्प करवा के वो लेके जाना है। वो बाद में डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट ये चीज याद रखनी है कि जो भी लिख रहे हो। अगर होटल है तो आपके पास इटिनरी होगी होगी हॉलीडे पैकेज वाला, तो कोई इश्यू नहीं, सिर्फ वही कैरी करना है, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली, हाँ अगर होटल का डिटेल्स नहीं मिल रहा है, मोबाइल नंबर ये तो आप गूगल कर लो और वहां से ये सारी चीजें लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स पूछेंगे, तो ओके नाउ फैमिली मेंबर्स डिटेल। पेरेंट्स नेम, पासपोर्ट के लास्ट पेज पे आपके पेरेंट्स का नेम दिया हुआ होगा, उस वो जो स्पेलिंग है उस हिसाब से यहाँ पे लिख दो। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो डज नॉट नो करके भी आप जा सकते हो, राइट। अगर आपके फादर सिंपल, अगर यूएस में है, ग्रीन कार्ड पे है, सिटीजन है तो यस लिखो। अगर वहीं पे नहीं है, सिर्फ अभी टेम्पररी गए हुए ट्रैवल किया है तो आप नो लिखना है यहाँ पे। इवन दो
वो वहां पे है, विजिटर पे है, पर वो विजिटर पे, वो परमानेंट वहां पे नहीं। ये क्वेश्चन है, उनके पास कोई वैलिड परमानेंट वीजा हो जैसे कि ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप, तो यस लिखना है, अदरवाइज नो। सो कंफ्यूज मत होना, अगर वो विजिटर वीजा पे वहां पे है तो नो ही लिखना है। सेम वे मदर के लिए पासपोर्ट में लास्ट पेज पे उनका भी नाम दिया होगा, उस स्पेलिंग के हिसाब से यहाँ पे लिख दो। राइट, सेम, अगर है तो नो, यस, अगर नहीं है तो नो। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिलअप करना है, और कंफ्यूजन भी बहुत लोगों को होता है। तो ये कहता है कि डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स। ये इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए का क्वेश्चन है, तो बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, हमारे लिए सारे रिलेटिव हमारे इमीडिएट ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इमीडिएट रिलेटिव्स में यहाँ पे आपको दिया गया है कौन कौन इंक्लूड है। तो आपका कोई यूएस में आपका स्पाउस या फियांसे, चाइल्ड, या ब्रदर सिस्टर, कजिन नहीं, रियल ब्रदर एंड सिस्टर है, ठीक है, तो ही यहाँ पे यस लिखना है। नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स लिखा है, पर राइट, क्योंकि अगर पेरेंट्स है तो यहाँ पे आपने यस किया होगा, ठीक है। सो नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स। हाँ, दूसरी चीज पेरेंट्स में ये बता दूं कि वहाँ के सिटीजन है बट इंडिया में रह रहे हैं अभी, तो फिर भी यहाँ पे यस ही लिखना है, क्योंकि वो टेक्निकली तो यूएस सिटीजन है, ठीक है, ग्रीन कार्ड होल्डर या यूएस सिटीजन, तो यहाँ पे यस लिखना है। उन्होंने ग्रीन कार्ड सरेंडर कर दिया हो तो नो लिखो, अदरवाइज सिटीजन है और वहाँ पे इंडिया में आए हैं थोड़ा टाइम के लिए रहने वाले, तो यहाँ पे, तो ये चीज, ये सेक्शन पूरा इसीलिए है कि वो यूएस सिटीजन है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए, राइट। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, मैंने बोला इस हिसाब से पेरेंट्स के अलावा के रिलेटिव, स्पाउस, चाइल्ड एंड रियल ब्रदर सिस्टर, अगर है तो ही यस करना है, अदरवाइज नो। ओके, नाउ अगर आपके कोई कजिन है या दूर के रिलेटिव्स है, ठीक है, फर्स्ट कजिन या ऐसा कोई है, या फिर आपके इन लॉज के रियल ब्रदर सिस्टर वहां पे है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, राइट। एक कंफ्यूजन हमेशा लोगों को होता है, तो ये क्लियर मैं कर देता हूँ। आपका इन लॉज का रियल ब्रदर सिस्टर वहां पे सिटीजन है, तो वो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं हुआ, आपका साला साली या जो भी है वो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं हुआ। आपके इन लॉज, पेरेंट्स इन लॉज भी आपके इमीडिएट रिलेटिव्स नहीं हुए, वो आपके अदर रिलेटिव्स में ही आएंगे। इमीडिएट रिलेटिव्स में सिर्फ ये लोग ही है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। अगर है डिस्टेंस रिलेटिव तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। सो मैंने आगे मैरिड दिखाया हुआ था, तो यहाँ पे मेरा स्पाउस का डिटेल आएगा। अगर आप सिंगल हो या विडो या ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं आएगा। मैरिड है इसलिए ये सारा डिटेल्स देना है, ठीक है। स्पाउस, प्लेस ऑफ बर्थ, जो एक बार याद रखना, जो भी लिखो हमेशा पासपोर्ट के हिसाब से लिखना, तो कंफ्यूजन कभी ना हो, पासपोर्ट के हिसाब से ही लिखना है। हाउस एड्रेस, अगर आपके साथ रह रहे हो तो यह सेम एड्रेस, अगर शायद जॉब है ऐसा कुछ है और दोनों अलग अलग रह रहे हो तो देन होम एड्रेस अलग है, वो लिख देना है, ठीक है। जो भी ना अलग एड्रेस है तो ये लिख सकते हैं, बट सेम एज होम एड्रेस लिख दोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अभी वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका क्या है? एग्रीकल्चर फॉर ऑब्वियसली फार्मर्स, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, राइट, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो कर रहे हैं, बिजनेस, बिजनेस में कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, क्लिनरी, फूड एंड सर्विस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट, आपके हिसाब से आपका जो भी सेटअप होता है यहाँ पे लिख सकते हो। स्टूडेंट है, सोशल साइंस, रिटायर्ड, रिसर्च, रिलीजियस वर्क, तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आप अपने हिसाब से। तीन सिंपल के सिनेरियो में डिस्कस करूंगा, एक है जो बिजनेस वाला है, दूसरा जो एम्प्लॉयड है, और तीसरा होम मेकर, ठीक है। तो व्हेन यू सिलेक्ट बिजनेस, तो आपको पूरा बिजनेस का डिटेल लिखना होगा,
और उसके लिए डॉक्यूमेंट आपका चाहेगा बिजनेस कोई रजिस्ट्रेशन हो तो, अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिंपली आप कर रहे हो, तो आपका आईटीआर तो फाइल करते ही होगे, तो आईटीआर लेके जाना है, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा। अगर आपके पास जीएसटी है ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट तो वेल एंड गुड, अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आईटीआर लेके जाना आपका बिजनेस प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर जॉब है कोई भी, तो जो भी सेक्टर में जॉब है आप सिलेक्ट करो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन से सेक्टर में मैं सिलेक्ट करूँ या ऐसा कुछ है, तो जो सबसे नियर बाय सेक्टर हो वो सिलेक्ट करके आप लिख दो, एंड उसके बाद फिलअप आप ऑप्शन आगे दिया जाएगा डिटेल्स में लिखने के कौन सा एम्प्लॉयमेंट है क्या है। नॉट एम्प्लॉयड, अगर आप जॉब सीकर हो करंटली, अभी एजुकेशन खत्म हुआ है और जॉब सीकर हो, तभी नॉट एम्प्लॉय लिखना है, ठीक है। अगर पढ़ाई रिसेंटली खत्म हुई हो या इंटर्नशिप चल रहा है तो स्टूडेंट लिखो। एंड होम मेकर हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ होम मेकर सिलेक्ट करोगे तो आपके पास कोई और क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है, अ, इनमें से सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू आपका कौन सा सबसे बेस्ट सेट होता है उस हिसाब से। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट है तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट। अभी दोनों ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। सो पहले हम चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। कंप्यूटर साइंस कोई आईटी वाला है क्या ऐसा है, वो ये सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, स्कूल नेम, जो भी आपका एम्प्लॉयर का नाम है वो लिख दीजिए। कर एड्रेस, ये एड्रेस आइजर आप हेड ऑफिस का भी लिख सकते हो, और अगर कोई अपना ब्रांच, रेगुलर ब्रांच हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका भी एड्रेस लिख सकते हो। फोन नंबर, आपका फोन नंबर, आपके ऑफिस का फोन नंबर, जो रिस्पेक्टिव मैनेजर ऐसा कुछ है उसका भी नंबर लिख सकते हो आप, या फिर लोकल ऑफिस नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो। स्टार्ट डेट, वो आपको आपके डिटेल्स में मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर या ऐसा कुछ में यहाँ पे लिख दो स्टार्ट डेट जो भी है वो। ये इम्पोर्टेंट है, मंथली इनकम इन लोकल करेंसी, ठीक है। अगर आपकी सैलरी आ रही है, सिंपली कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। अगर आप आईटीआर फिल कर रहे हो, पूरा एक साल का जो सैलरी कमीशन सब कुछ मिला के जो अमाउंट आपका आईटीआर में रिफ्लेक्ट हुआ है उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, यहाँ पे वो लिख दो, राइट। अगर आपका बहुत ही फ्लक्चुएट होता है तो लास्ट भी आपका जो है मंथली इनकम वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कुछ भी है वो आप लिख दो। कंफ्यूजन है क्या लिखना है, तो मैंने बोला इस हिसाब से आईटीआर के हिसाब से लिख दो, या फिर आपका, आपको लग रहा है कि भाई आप जॉब से 10-20 हज़ार महीने जॉब का आ रहा है, फिर कोई और जगह से भी पैसे आ रहे हैं, रेंटल इनकम है, या फिर कोई आप कोई एक्टिविटी से भी करते हो, तो महीने का जो भी टोटल अमाउंट आता है ना वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय, जितना ज्यादा होगा उतना आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, बट ये भी नहीं है कि आप ऐसे ही लिख दो। ज्यादातर तो वीजा ऑफिसर मांगते नहीं है कि ऐसा कुछ, पर अगर पूछ लिया या कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आपको जो साला है उसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दो। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये हमेशा अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा दिखने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश में या ऐसा कुछ लिख के जाते हैं यहाँ से, और वहां जाके जब पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी ड्यूटीज क्या है, तो वो मैच नहीं होता है, तो तक बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। इससे अच्छा है आपकी इंग्लिश में, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश में जो भी आप लिखना चाहते हो, सिंपल, फॉर एग्जांपल आई मेक सॉफ्टवेयर, राइट, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 लाइन पूरा लिख देना, बट इसी सिंपल लैंग्वेज में ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि बहुत ही हैवी वर्ड यूज करके आप
इम्प्रेस करना चाहते हो तो वीजा ऑफिसर उससे इम्प्रेस नहीं होगा। वीजा ऑफिसर को एक ही चीज चाहिए, आप जेन्युइन हो। ये कोई इंटरव्यू नहीं है कि आपकी इंग्लिश के बेस पे आपको वीजा देगा। तो सिंपल रखिए, आप जो बोल सकते हो वही यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सेम चीज अगर आप बिजनेस लिखोगे तो सेम ही आएगा यहाँ पे। अगर आप बिजनेस सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में भी सेम बिजनेस, आपका बिजनेस का नाम। अगर आपके बिजनेस का नाम नहीं है, कई लोगों का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या घर से काम करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस है जिसका कोई अभी नाम नहीं है, प्रोपराइटरशिप, आप प्रोपराइटर हो, तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, ऐसा करके। अगर कोई नाम नहीं है या ऐसा कुछ है तो, ठीक है। और अपने घर का एड्रेस लिख दो, अगर कोई पर्टिकुलर शॉप या ऐसा कुछ नहीं है तो घर का एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हो, घर से काम करें तो इतना स्टार्ट हुआ है। मंथली इनकम लोकल करेंसी में सेम सेम चीज, जो भी आईटीआर आप फिल कर रहे हो या फिर टेंटेटिव आपको पता है कि भाई सालाना मेरा इतना इनकम है, उसको डिवाइड बाय 12 करके यहाँ पे लिख दो। ये इंडियन रुपीज में लिखना है, लोकल करेंसी में इंडियन रुपीज में आपको लिखना है। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन जो भी ड्यूटीज में देना है वो मैंने बोला है, उस हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में जो आप कन्विंस कर सकते हो या उस टाइम आप बोल सकते हो, उसी लैंग्वेज में लिखिए कि भाई आई सेल स्ट्रीट फूड, आई मेक टिफिन, कुछ भी, जो भी आप कर रहे हो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखे। इससे क्या होगा कि वीजा ऑफिसर जब आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपका फॉर्म भी साइड पे ओपन होता है, तो वो जब कंपेयर करेगा तो उसको भी पता चलना चाहिए कि हाँ ये फॉर्म आपने ही फिलअप किया है या आपने ही गाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, बी नेचुरल, कोई शो ऑफ बाजी करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा इंग्लिश अच्छा है, ये है वो है, सिंपल रखिए। अगेन नेक्स्ट आएगा भी वर्क एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है वर्क एंड एजुकेशन। ओके, अभी जो जॉब कर रहे हो अभी, उससे पहले अगर जॉब है तो यस करना है। अगर बिजनेस कर रहे हो उससे पहले कोई बिजनेस था, उसके पहले कोई जॉब थी या उससे अलावा कोई बिजनेस था तो यस करना है। हाउस वाइफ हो और पहले कोई जॉब कर रहे थे तो यस करना है। तीन जगह पे यस करना है। अगर यस करोगे फिर से वही क्वेश्चन आएगा आपको, सेम डिटेल्स फिर से फिलअप करनी है, ठीक है, सारी डिटेल्स। सुपरवाइजर नेम अगर पता है तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो रैंडम लिख के, आई मीन नो डू नॉट नो करके आप जाने दो। और एचआर का नाम भी, कोई किसी का भी नाम भी आप लिख सकते हो, ये प्रीवियस के लिए। अगर प्रीवियस कोई जॉब नहीं है सिंपल नो। एजुकेशन आपने 10 स्टैंडर्ड 10 से ऊपर का किया हो, स्टैंडर्ड 10 या उससे ऊपर का किया हो तो लिखना है। अभी यहाँ पे ना दो चीज है, आप सारे एजुकेशन लिख सकते हो आफ्टर 10th, या फिर जनरली मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट सबसे लास्ट का एजुकेशन है वो लिखता हूँ। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है लास्ट में, तो सिर्फ बैचलर का लिख देता हूँ, 10th 12 लिखने की जरूरत ऐसा है नहीं। तो वो कॉमन सेंस है कि भाई बैचलर किया है तो आगे 10th 12 या डिप्लोमा कुछ किया ही होगा तब जाके बैचलर होगा, ठीक है। बट आपको फिर भी क्यूरियस है या फिर आपको लग रहा है कि सब लिखना है तो लिखना है। अगर आपने सेकेंडरी स्कूलिंग किया ही नहीं है तो नो लिख दो यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो जो अगर मैंने जो भी इंस्टीट्यूट का नाम, मैंने कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिख सकते हो आप। अगर 10th 12th लिख रहे हो तो स्कूल का नाम, कॉलेज का लिख रहे हो तो कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री। यहाँ पे अगर 10th या 12th है तो ग्रेड 12 10th। अगर मास्टर्स डिग्री है तो मास्टर्स ऑफ जो भी हो आपका स्पेशलाइजेशन, ऐसा कुछ। स्टार्ट स्टार्ट डेट, अटेंडेंस, एंड डेट। अभी तो मैं रैंडम लिख रहा हूँ कुछ भी,
बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो भी आपका है, राइट। हाँ, अगर हमने आगे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन लिखा होगा उसमें अगर स्टूडेंट दिखाया होगा तो वहाँ पे जो करंट स्टडी है वो लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद की एजुकेशन दिखाना है, ठीक है, स्टूडेंट वाला ऑप्शन है तो। बट एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, बिजनेस, ये कुछ भी दिखाया हो तो इस तरह से एजुकेशन दिखा सकते हो। ओनली आपने 10th या उससे ज्यादा का एजुकेशन लिया है तो 10th से बिलो है तो नो करके आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट। आर यू बिलोंग टू क्लान और ट्राइब, अगर सम एसटी क्लास जो आप रिकॉग्नाइज ट्राइबल है, इंडियन रिकॉग्नाइज ट्राइब ग्रुप में आप आ रहे हो तो आप लिख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं है या नहीं हूँ, ठीक है, तो नो। बाकी इन जनरल सबके लिए ये नो ही आएगा। लैंग्वेज स्पीक्स, अभी यहाँ पे एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, लैंग्वेज यू स्पीक। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हो, आप फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में, ठीक है, आपको अंग्रेजी आती है, आप समझ सकते हो, बट आप नर्वस हो जाओगे अगर बोलने के लिए, तो यहाँ पे जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो लिखो सिर्फ, ठीक है, इंग्लिश मत लिखो। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि पूरा फॉर्म आप इंग्लिश में फिल कर रहे हो और यहाँ पे गुजराती लिखोगे तो क्या। तो उसके लिए एट द एंड एक ऑप्शन आता है, जब सबमिट करोगे ना तो एक ऑप्शन आएगा कि ये फॉर्म किसने फिलअप किया है, तो उसमें आप नाम लिख देना अपने फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर का, जिनको इंग्लिश आता हो, ठीक है। बट आपको इंग्लिश आ रहा हो, फ्लुएंट है और आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू रखना चाहते हो तो यू कैन गो विथ गुजराती इंग्लिश, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आपने इंग्लिश नहीं लिखा है तो जब बाद में लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सबमिट करने से पहले कि भाई ये फॉर्म फिलअप करने में आपको किसी ने हेल्प की है, तो उसमें यस करो। किसने की है, तो आइदर एजेंट है या फिर आपका फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, जो भी है उसका नाम और सारी डिटेल्स वहां पे लिखना है, राइट। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री रीजन विद इन द लास्ट 5 years, अगर यस करो, 5 साल में अगर आपने कहीं भी घूमा हो तो यस करके यहाँ पे सारे जितने भी कंट्रीज है सारे सिर्फ कंट्रीज का नाम लिखना है। और मल्टीपल टाइम एक कंट्री में लिखा हो तो एक ही बार लिखो, कोई जरूरत नहीं है कि बार बार वो सेम नाम लिखने की। सो जितने भी कंट्री में ट्रैवल करना किया है आप उस सबका नाम लिखो। अगर वीजे, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग का पहले रिफ्यूजल आया है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री उनकी है नहीं, मैं हमेशा यूएस वीजा लेने से पहले एक रिकमेंडेशन करता हूँ कि भाई एटलीस्ट आप यूएई में घूम लो, या यूरोपियन में अगर यूरोपियन कंट्रीज में अगर उसमें कहीं पे मिल रहा है तो वहां पे घूम लो। बट एक या दो ऐसी कंट्री रखो कि जो यूएस रिकॉग्नाइज यूएस एलआई में आती है तो अच्छा रहेगा, वो बहुत हेल्पफुल है, आपका प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग होता है विजिटर वीजा में। बट हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं कि वीजा ऑफिसर ये देख के ये जज करके ही आपको वीजा देगा। अगर आपने ट्रैवल नहीं किया है और आपको सडन जाना ही है यूएसए कोई ट्रैवल के लिए तो आप नो करके भी जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरे कई क्लाइंट्स का वीजा मिला है जिन्होंने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया था, ठीक है। बट आप यंग हो, बिटवीन एज 25 टू 45, तो हमेशा एक चीज होती है कि ट्रैवल सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो बेटर के 2-3 और कंट्री में ट्रैवल करो, उसके बाद यूएस के लिए अप्लाई करो। हाँ, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो वो मैटर नहीं कर रहा ये चीजें, बट ऐसे ही कोई रीजन के बिना ट्रैवल जा रहे हो तो एक अच्छी चीज है कि आप कोई जगह पे ट्रैवल करके रखो। और गूगल करो यूएस एलाइव, स्मार्ट वर्क करो, और जितनी कंट्री में है उसमें से जो कंट्री को आप अफोर्डेबल ट्रैवल कर सकते हो उसमें चले जाओ। इंडियंस के लिए दुबई तो मोस्ट कॉमन है, तो आप दुबई चले जाओ, इजीली वीजा मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे 1-2 कंट्री में ट्रैवल करो तो उनको भी लगेगा कि ये नहीं, चलो जेन्यून है और बंदे ने ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। सोशल चैरिटेबल वर्क में कोई काम किया है ऐसा कुछ है, कोई स्पेशलाइज स्किल में हो आप, फाइनेंस के तो मिलिट्री के लिए सारे क्वेश्चंस है। एक बार रीड करके देख लो, अगर आप किसी में बिलोंग करते हो तो यस करो, अदरवाइज सब में नो करके नेक्स्ट।
सिक्योरिटी क्वेश्चन है, बेसिक जो डिसीज है या ऐसा कुछ है ग्रुप में, तो आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, सिंपल है। अगर आप लग रहा है किसी चीज में आए इन्वॉल्व हो या ऐसा कुछ है तो यस करना है, बाकी सारे मेजोरिटी सारे नो ही आएंगे मेजोरिटी केसेस में। ठीक है, ये सारे नो नो करके अभी मैं जा रहा हूँ, बट आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में ये नो ही होते हैं, बट इफ एनी स्पेशल केसेस आप बिलोंग करते हो तो उसमें यस लिखना है। तो इस तरीके से सारा नो करके है ना। यूएस हमेशा यूएस वीजा के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ सबको कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्म तो चलो हमने फिलअप कर दिया, ये पूरा ऑलमोस्ट डन है, बट इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा नेचुरल रहिए, जब भी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो हमेशा नेचुरल रहिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पूछा जाए उसका आंसर नेचुरली बोलिए। प्रीपेड आंसर आप बोलोगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने रट्टा लगाया है, तो वो वहीं पे ही रिफ्यूज कर देंगे। तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस पे और कैसे उसको टैकल करना है और कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, उसके लिए मैं एक स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा। बट एक बेसिक चीज हमेशा याद रखनी है अभी के लिए कि भाई जब भी इंटरव्यू में जाओ आराम से जाओ। जितना पूछा गया है उतना ही नाम बताओ, उतनी चीजें ही बताओ। अगर आपको पूछा है व्हाट इज योर नेम, तो सिंपल बोलो कि दीपेन, महेश, रमेश। ठीक है, पूरा ये माय नेम इज दिस करके कोई कोई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही रखना है। आपको पूछा है कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो उसका भी एड्रेस जो भी चीज देनी है, तो जो भी आंसर दो एक नेचुरल टोन में आराम से दो। कुछ भी प्रिपेयर्ड लिखा हुआ हो, आपके एजेंट ने दिया हो, उस हिसाब से मत बोलिए। ये स्टूडेंट का वीजा नहीं है, विजिटर वीजा है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों चीज में। ठीक है, एनीवे ये रिव्यू उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये रिव्यू वाला पेज है, पूरा पेज रिव्यू कर लो एक बार। ठीक है, सारी डिटेल्स देख लो, कोई चीज मैं मेंशन की है, मैं मिसिंग है या ऐसा कुछ है, कुछ भी है पूरा देख लो। एडिट हो जाएगा अगर करना है तो। अगर आप एजेंट हो, ट्रैवल एजेंट, तो ये सारा सबको आपके क्लाइंट को दिखाओ। हमेशा ये प्रैक्टिस रखो कि क्लाइंट को पता हो कि आपने क्या फॉर्म रखा हुआ है। भले ही आपको ये लगे कि भाई क्लाइंट अपने हिसाब से फिर फाइल रखेगा या ऐसा कुछ, इस उसको रखना है तो रखने दो, बट अपने साइड से हमेशा क्लियर रहना। इफ यू आर एजेंट, दे दो भाई फॉर्म, एक बार दिखा दो, सबसे अच्छी प्रैक्टिस वही है। ठीक है, सेंड नेक्स्ट लोकेशन। ये लोकेशन अगेन ये मुंबई इंडिया होगा। अगर यहाँ से मैंने बोला था कि फर्स्ट 2 पेज फिलअप करने के बाद आप वीजा की डेट के लिए स्टार्ट कर देना। अगर आपको डेट मिल गया और उस टाइम का उसमें लोकेशन आपको मुंबई की जगह पे अलग मिला है तो वो चेंज कर दो। आपको डेट अभी तक नहीं मिली तो और फिर भी आपको सबमिट कर देना है फॉर्म, तो कोई बात नहीं। साइन और सब नेक्स्ट साइन एंड सबमिट करके आप सबमिट कर दो। अगर आपको शायद डेट दिल्ली की भी मिल गई, मुंबई की नहीं मिली, तो ये मैटर नहीं करेगा ज़्यादा। तो उस वो कुछ पैनिक होने की ज़रूरत है उसके लिए। नेक्स्ट पे जाओगे, साइन एंड सबमिट आएगा। तो मैंने बोला था कि अगर आपने आगे लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं लिखा है तो यहाँ पे यस करके आपको लिखना है कि कौन से बंदे ने ये, अगर फैमिली मेंबर ने लिखा है तो ये पूरा फैमिली मेंबर का, अगर किसी एजेंट ने लिखा है तो पूरा एजेंट का डिटेल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरा DS-160 फॉर्म है। अब आगे कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, और इंडियंस के लिए 2 बार जाना होता है, एक बायोमेट्रिक के लिए और एक इंटरव्यू के लिए, राइट। तो दोनों टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। बट अब तक जो भी दिखा है यहाँ, ये साइन और सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार देख लेना। अगर श्योर नहीं हो तो सबमिट अभी मत करो, एक बार डेट आपका कंफर्म हो जाए उसके बाद कर सकते हो।
ये एक बार स्टार्ट किया हुआ फॉर्म 30 डेज के लिए वैलिड है। सो आज फॉर एग्जांपल आज पहली तारीख है, मैंने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया। मैंने पहली तारीख को पूरा फॉर्म ऑलमोस्ट फिलअप कर दिया है। फिर मैं लॉग आउट कर देता हूँ, एग्जिट करके चला गया। तो नेक्स्ट 30 डेज से पहले मुझे वो फिर से लॉगिन करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 29th को मैं वापस आया और मैंने फॉर्म को फिर से ओपन किया, तो वो 29 से फिर 30 डेज और मिलेंगे। तो जितनी बार आप ओपन करोगे वहां से 30 डेज का साइकिल स्टार्ट होता है। हाँ, आपकी डेट वीजा डेट या बायोमेट्रिक की डेट है उससे एटलीस्ट 7 दिन या 4 दिन पहले सबमिट कर देना। सेकेंड चीज, एक बार अगर आपका सबमिट हो गया और आपको पता चला कि भाई मेरा कोई चेंजेस है तो क्या करूं, तो जो सबमिशन है आप फिर से नया DS-160 स्टार्ट करो, फिलअप करो पूरा पूरा जो सब DS-160 कंफर्मेशन पेज आएगा वीजा फी पे करने के बाद, वो पेज और ये नया DS-160 कंफर्मेशन पेज दोनों अपने साथ रखना है। ठीक है, जब साइन और सबमिट करोगे ना तो एक DS-160 कंफर्मेशन पेज आएगा, तो वो DS-160 कंफर्मेशन पेज आपको ये पुराना वाला और फिर से अगर गलती की नया फॉर्म स्टार्ट किया है तो नया वाला, ये दोनों आपके पास रखना है। ओके, सो ये ध्यान रखना है अगर कोई चेंजेस आए तो। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो क्या करना है तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं अपना इंस्टाग्राम बारकोड रखूंगा, वहां पे आके एक मैसेज ड्रॉप कर देना या फिर यूट्यूब कमेंट में लिख देना, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उस पर रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अभी एग्जिट हो गए हो और उसके बाद फिर से लॉगिन करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जाके अगेन सिलेक्ट करो इंडिया मुंबई। ठीक है, ये कोड लिखो HDH9। नाउ जब हमने पहली बार किया था तो हमने स्टार्ट एप्लीकेशन किया था, अभी हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, हमें रिट्रीव करना है तो रिट्रीव एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे रिट्रीव करना है, DS-160 वाले ये वाले पेज पे चले जाओ, इंडिया मुंबई जो आपने पहली बार सिलेक्ट किया था वो याद रखना, वही सिलेक्ट यहाँ पे करना है। ये कोड लिख दीजिए, कौन सा कोड है जो भी। देन रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे आपको सिलेक्ट करना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन नहीं, रिट्रीव एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जो मैंने बोला था कि सेव करके रखना है वो आईडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। देन रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक करो, आपका सरनेम जो आपने फॉर्म में लिखा था वो वही वाला रिपीट करो, यहाँ पे सेम चीज। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप देखोगे वीडियो में, फर्स्ट टाइम कहाँ पे आपने लिखा था वही सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है और रिट्रीव करोगे तो आपका पूरा फॉर्म वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रिट्रीव कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन। सो यूएस विजिटर वीजा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में दो पार्ट आएंगे। एक तो आप बायोमेट्रिक जब अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो उस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, और दूसरा पार्ट जब वीजा इंटरव्यू है तब कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर में पूरा एड्रेस मेंशन ही होगा, तो आप वो देख लेना कि आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कहाँ पे है और वीजा इंटरव्यू कहाँ पे। कई बार डेट्स नहीं मिलने पर दो अलग अलग लोकेशन पे भी लोग बुक करते हैं अपॉइंटमेंट, सो वो मेक श्योर कर लेना। और जब भी अपॉइंटमेंट हो हमेशा ये हैबिट रखिए कि एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स अर्ली वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, और कई बार कई लोगों को लेट हो जाता है, तो जनरली सेम डे में 4 बजे से पहले अगर आप पहुँच जाते हो वेन्यू पे तो वो अंदर ले लेते हैं, तो उतना वरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी ट्राई करिएगा कि 30 to 30 मिनट्स पहले कोई भी जगह पे पहुँच जाए आप। सो यूएस विजिटर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सिंपल पहले दिन जब बायोमेट्रिक होगा, इंडियंस के लिए बायोमेट्रिक पहले दिन होता है, कई कंट्रीज में बायोमेट्रिक और वीजा इंटरव्यू सेम डेज होता है। और इंडिया से अगर आप खड़े रहते हो तो यहाँ पे बायोमेट्रिक फर्स्ट बायोमेट्रिक होता है, उस दिन आपको पहला पासपोर्ट ले जाना है, मस्ट बी वैलिड फॉर 6 मंथ बियॉन्ड इंटेंडेड स्टेट। ठीक है, तो आपका करंट जो पासपोर्ट है, ओल्ड पासपोर्ट ले जाओ, एज सच मांगते नहीं है, बट
बेटर है कि कई केसेस में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो तो मांग लेंगे, तो अच्छा है कि आप कैरी करो, बट कंपलसरी नहीं है। न्यू पासपोर्ट से पहले दिन पे न्यू पासपोर्ट से ही काम चल जाएगा। DS-160 कंफर्मेशन पेज विथ बारकोड, जब जो हमने फॉर्म फिलअप किया पूरा, उसके बाद जब सबमिट करोगे तो एक पेज आएगा DS-160 कंफर्मेशन पेज। वो पेज प्रिंट करके वो पेज ले जाना है जेरोक्स उसका। अगर आपने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया, DS-160 पेज आ गया, तो ये DS-160 पेज में अगर कोई चेंजेस है और आपने फिर से DS-160, मैंने बोला था कि आप मल्टीपल टाइम DS-160 पेज फिल कर सकते हो पूरा फॉर्म, तो आपने दूसरी या तीसरी बार DS-160 फॉर्म फिलअप किया है तो सारे कंफर्मेशन पेज को कैरी करना कंपलसरी है। रीजन, पहले ये जरूरी नहीं था, लास्ट वाला ही ले जाते थे तो चलता था, क्योंकि पहले आपके अपॉइंटमेंट लेटर को अपडेट किया जाता था कि जो लास्ट वाला DS-160 का जो कोड है वो आप रख सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। जब वीजा फी आप पे कर रहे हो उस टाइम जो DS-160 कंफर्मेशन पेज नंबर आपने लिखा है वो हमेशा फाइनल रहेगा, तो आपको वो वाला पेज तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास वो वाला पेज नहीं है, उसके बाद आपने 2-3 नए फिलअप किए पर पहला वाला पेज आपका मिसिंग है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो पहला वाला DS-160 है हमेशा सबमिट कर दीजिए और उसका DS-160 कंफर्मेशन पेज अच्छे से रखिए। बाद में आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो, DS-160 पे नया फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बट पहला वाला चाहिए ही चाहिए। जो अपॉइंटमेंट लेटर में जो नंबर दिया गया होगा, जनरली ए से स्टार्ट होता है, तो वो नंबर और आपके DS-160 कंफर्मेशन पेज का नंबर मैच होना चाहिए। उसके बाद आप 2-3 जितने भी फिलअप करते हो इसका कोई इश्यू नहीं है, बट हमेशा जितने फिलअप कर रहे हो मोर देन 2 या 3 है तो एक सीक्वेंस में रखना कि पुराना वाला उसके बाद वाला उसके बाद वाला, जो सबसे नया है उसमें एक नोट या ऐसा कुछ पेंसिल से लिख देना कि भाई लेटेस्ट और लास्ट या फाइनल DS-160, क्योंकि जो DS-160 आप स्कैन करवाओगे वही वीजा ऑफिसर फॉर्म में देख पाएगा वहां पे, तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। तो DS-160 कंफर्मेशन पेज कब मिलेगा? जब आप पूरा फॉर्म फिलअप करोगे, साइन एंड सबमिट करोगे तो लास्ट में आता है, ठीक है, तो वहां पे DS-160 पेज आएगा। जब फॉर्म सबमिट करते हो तो दो चीज आएगी, एक तो आपको DS-160 कंफर्मेशन पेज प्रिंट करने को मिल जाएगा, दूसरा प्रिंट एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन होगा जो एक बार ही ओपन होता है, तो वो प्रिंट एप्लीकेशन करके वो PDF सेव कर देना। वो पूरा फॉर्म आपका फिलअप किया हुआ आपको मिल जाएगा, जो आपके रेफरेंस के लिए चाहिए कि भाई फ्यूचर में आपको फिर से एप्लीकेशन रखना है तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी डिटेल्स इस वाले फॉर्म में रखी है, ठीक है। वो वाला मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, बट आप जब सबमिट करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, वहां पे पूरा पेज आ जाता है। वीजा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, जो अपॉइंटमेंट बुक करोगे जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं दिखाऊंगा वीजा अपॉइंटमेंट लेटर कैसा दिखता है। वो लेटर ले जाना है। अगर आप ग्रुप में खड़े रहे हो, मान के पूरा फैमिली है, तो लेटर तो एक ही होगा, वीजा अपॉइंटमेंट लेटर तीनों का या 2 लोगों का, तो वो 3 कॉपी या 2 कॉपी, जितने लोग हैं उतनी कॉपीज आपको लेके जानी है वहां पे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर की, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद वीजा फी पेमेंट रिसिप्ट, अब ये रिसिप्ट ना ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको नॉट नेसेसरी कि आपको रिसिप्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो ही करना है, बट यूएस ने अच्छा कर दिया है कि अभी ऑनलाइन कार्ड से या गूगल पे से पे कर सकते हो, तो ये इसकी जरूरत नहीं होती। 5 फोटोग्राफ्स यूएस स्पेसिफाइड फॉर चाइल्ड अंडर 14, ये कई बार ना फोटोग्राफ्स मांगते हैं। अगर आपके पास आपके ग्रुप में कोई बच्चा है जो 14 से अंडर है तो बेटर है कि आप करवा के ही जाओ। जरूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट फिर भी आप करवा के जाओ, दैट्स बेटर ऑप्शन। स्पेशली जो इन्फेंट्स है उनके लिए तो खास करवा के जाना, ठीक है। पहले दिन पे नो नीड ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और कोई भी जात का एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। पहले दिन सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट्स होगा और आपका फोटो लिया जाएगा। दूसरे दिन डॉक्यूमेंट ऑफ वीजा इंटरव्यू, जब वीजा इंटरव्यू के दिन जाना होता है, ये जगह पे सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। पासपोर्ट पुराना नया जितने भी पासपोर्ट अब तक के सारे कैरी कर जाओ। DS-160 कंफर्मेशन पेज ऊपर जो जो आप बायोमेट्रिक के दिन ले गए थे वो सारे कंफर्मेशन पेज यहाँ पे भी ले जाना है। जितने अपॉइंटमेंट लेटर आप उस दिन ले गए थे यहाँ पे भी लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड,
कैरी करना तो कर सकते हो, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जा सकते हो या फिर जेरोक्स भी चल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कलर जेरोक्स करवा लो तो अच्छा है। फैमिली डिटेल्स प्रूफ ये जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके पास सबके पास पासपोर्ट है तो कोई ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो ले यू कैन कैरी। एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आप सैलराइज पर्सन हो तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, जॉब लेटर आपको मिला हुआ हो, या ज्वाइनिंग लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर या कुछ भी हो, वो सारे ले जाने हैं, जितने भी आपने दिखाए हुए हैं फॉर्म में सारे एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ लेके जाना है। लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप ले जा सकते हो, अगर सैलरी अकाउंट में हो रही है, सैलरी स्लिप नहीं मिल रही तो आप अकाउंट का स्टेटमेंट ले जा रहे हो। अगर सैलरी कैश में हो रही है तो इट्स ओके, सैलरी स्लिप भी कंपलसरी नहीं है, बट कोई लेटर या ऐसा कुछ प्रूफ आप लेके जाओ तो अच्छा है। फॉर्म 16 अगर आपको मिलता है तो फॉर्म 16 या अगर फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है आपकी कंपनी में से और आपको आईटीआर फिल कर रहे हो तो आईटीआर ले जाओ। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ एक लेटर एज सच बना के जाना कंपनी के पास से मांग लेना, तो वो पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ पे ये बंदा जॉब कर रहा है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। इफ सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस है, कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाओ, जीएसटी सर्टिफिकेट है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, पार्टनरशिप डीड, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर बिजनेस पान कार्ड है तो वो भी ले जा सकते हो। सीए सर्टिफिकेट ऑप्शनल बट स्ट्रॉन्ग। आईटीआर ले जाओ, आईटीआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ दूसरी चीज, अगर सैलराइज और आपके पास आईडी कार्ड हो तो मस्ट कैरी, कंपनी का आईडी कार्ड है, कैरी करके जाओ, एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि वो विजिबल हो ना, उस हिसाब से ही रखना अपने ट्रांसपेरेंट बैग में। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अपना विजिटिंग कार्ड भी ले जा सकते हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, आइधर आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले जा सकते हो या फिर सिर्फ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी चलेगा। जरूरी नहीं कि सारे पेजेस आप कैरी करो बैंक स्टेटमेंट के, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी वैलिड ही काउंट होता है। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी आप सारी एफडीज का सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना नहीं चाहते तो बैंक में से फिक्स डिपॉजिट का भी बैलेंस सर्टिफिकेट निकलता है, वो ले जाओ। ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑप्शनल है, अगर है वैल्यूएशन तो ले जाओ। आईटीआर लास्ट 2 to 3 months। ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आपने ट्रैवल बुकिंग किया हुआ है, हॉलीडे पैकेज है तो ये सारी चीजें पूरा आइटिनरी लेके जाना है, ये मस्ट है, हमेशा ध्यान रखना है, कई बार पूछ मांगेंगे। इनविटेशन डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो तो इनविटेशन लेटर आपका उसका पासपोर्ट कॉपी, अगर वो यूएस सिटीजन नहीं है तो उसका वीजा और ग्रीन कार्ड, वहाँ का एड्रेस का कोई भी प्रूफ, बिल, लाइट बिल ऐसा कुछ ले जा सकते हो। रिलेटिव है तो रिलेशनशिप प्रूफ पासपोर्ट से ही मैच हो जाएगा, अगर पेरेंट्स का डिटेल्स दोनों का मैच होता है तो कोई अलग से ये ले जाने की जरूरत नहीं है, और ये इतना मैंडेटरी भी नहीं है, पर ऊपर का 3-4 चीजें डेफिनेटली ले जाना। फैमिली टाइज टू इंडिया, कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, आपको ले जाना है तो ले जा सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट या स्कूल का, चिल्ड्रन के स्कूल के डॉक्यूमेंट, बट 7 पॉइंट इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको पूछे तो आप बता देना कि भी मेरे चाइल्ड है, मेरा ये है, घर है, ये सब कुछ। यूएस के इंटरव्यू में, स्पेशली इंडिया में, दूसरी कंट्री में तो डॉक्यूमेंट बहुत चेक करते हैं, बट इंडिया में हमेशा, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट वो डॉक्यूमेंट्स कम और क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसका एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर कैसे देना है, क्या करना है, तो आपको पता चलेगा, बट क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में ना वो कई कबार ही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बाकी तो डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंट्स बहुत रैरली वो पूछते हैं। ठीक है, ये एडिशनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हो, कवर लेटर, ट्रैवल हिस्ट्री, प्रीवियस वीजा, रेफ्रिजरेटर, अगर हो आपके पास तो स्पॉन्सरशिप लेटर। अगर इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं, इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेयरली आस्क्ड बट मस्ट बी रेडी, मैंने बोला उस हिसाब से कि भाई बहुत कम ही पूछते हैं बट आंसर सबसे ज्यादा मैटर करता है। और हमेशा क्लियर, कॉन्फिडेंट विथ PS160। इंटरव्यू वाले सेक्शन में, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, बट एक बात बोल देता हूँ सिर्फ ब्रीफली, कि जब भी आप इंटरव्यू के आंसर्स दे रहे हो हमेशा नेचुरल रहिए, कुछ भी प्रीपेड या रट्टा लगाया हुआ होगा वो आपको तुरंत ही रिफ्यूज कर देंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंट रहिए, नर्वस मत हो जाइए, बीच में स्टॉप, अचानक से सोचना या ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी पूछ रहे हैं कॉन्फिडेंटली आंसर दे दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, और कोई
इंग्लिश में फ्लुएंट होने का या फिर बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन गिव अ सिंपल आंसर्स फॉर दैट। नेचुरल रहने का, आराम से देने, ये स्टूडेंट का नहीं है, विजिटर का है। विजिटर में बहुत लंबे लंबे आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लो कि आप अपने कोई दोस्त से बात कर रहे हो तो ठीक है, बट ऐसे कोई व्यक्ति से बात कर रहे हो जो एक अच्छी पोजीशन बट फ्रेंडली है, उसी हिसाब से ही आंसर देना है। ये कंपलसरी नहीं है। मैं ज़्यादातर कोई केस में, कभी कभी कोई ऐसा केसेस है जो नर्वस हमेशा रहता है और बोल नहीं पाएगा या ऐसा कुछ लग रहा है तो ही मैं ये भेजता हूँ, बाकी ये कोई ज़रूरत नहीं है इससे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। कंफ्यूजन है क्या है तो यू कैन मैसेज अगेन। मैं वीडियो के एंड में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट और दे दूंगा, उसमें आप मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो और मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल्स में कौन से क्वेश्चन में कैसे आंसर देने हैं, क्या करना है, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, और यूएस का एक और भी वीडियो होगा जो अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए है, तो वो भी एक वीडियो देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। बट आपको ऑलरेडी पता ही है कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। तो ये डीएस के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। कोई भी क्वेरी है ऐसे हो तो लेट लेट मी नो। एंड सो फार आई होप आपको सब कुछ पता चल गया है। प्लीज़ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो मुझे बता देना। और अपने दोस्तों को भी ये सेंड करना जो ट्राई कर रहे हैं यूएसए विजिटर वीज़ा के लिए। रिफ्यूज़ल केसेस में क्या होता है, क्या हो है, उसकी उसका कुछ डिस्कशन या ऐसा कुछ करना हो तो आप मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।